नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एरर एंड एडजस्टमेंट वाला। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग साथ देंगे तो ये टॉपिक भी मैं आज कवर कर दूंगी आप लोगों का। इसमें भी मेन हमको ना फॉर्मूला ही याद रखना है। फॉर्मूला आपको पता रहेगा तो तुरंत ना आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं किसी का रिप्लाई नहीं करी तो थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लेना। ठीक है, लास्ट में भले से फिर वापस से मैं देख लूंगी। ठीक है, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बना था ना, उसका सॉल्व किया आप लोग? उसका मैं अपलोड नहीं की हूँ, आज कर दूंगी अपलोड। 2 सेकेंड। हाँ, ये वाले का आप लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन? कितना है आंसर इसका? इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना सॉल्व करने में? क्या आया इसका आंसर, क्या आया? बना कि नहीं बना क्वेश्चन? आप 7 मांगते हो ना, बहुत स्पीड हो जाती। नहीं, थोड़ा थोड़ा स्लो रखूंगी। ठीक है शानू, सी आया था। चलिए, वेरी गुड। हाँ सी है, 44.92 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ हाँ, ठीक है। उदित, धर्मवीर, शशांक, सानू, शुभम, हर्षल, सौम्या। चलिए, ठीक है। हाँ, बस क्या किए होंगे सब में आपने, क्या लगा दिया होगा इसमें निकालने के लिए? a+b/2 इंटू एच कर देना था भाई, ये ट्रेपोजॉइड का फॉर्मूला है। तो ए क्या था आपका यहाँ पे, ये 7.2 है। बी आपका होता है 11.9 बाई 2 इंटू हाइट करते हैं आप इसको निकालते। ये 0 है यहाँ, 0.6, इसका हाइट कितना हो जाएगा? 0.6। प्लस सेम आप करते किसके लिए? 11.9 प्लस 14.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, तो कितना होता है आपका यहाँ पे? 0.6 या 1.4, तो कितने का डिफरेंस है इसके बीच में? 0.8 का डिफरेंस है, तो एच आपका 0.8 हो गया। सेम आप करते हैं इसके लिए, 14.4 प्लस कितना है 6 डिवाइड बाई 2 इंटू हाइट कितना होता? 2.4 और माइनस 1.4, तो ये आपका 1 आ गया। सेम आप करते हैं यहाँ पे 6 प्लस 6.1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट कितना होता है? 2.7 माइनस 2.4, तो आपका 0.3 आ गया होगा। प्लस 6.1 प्लस 11.8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट आपकी होती 3.75 माइनस 2.7, यहाँ है ना, देखो ये 3.75, ये 2.7। इस अगर मैं इस ट्रायंगल को ले रही हूँ तो यहाँ 6.1 है, 11.8 है, तो ये कर दिया बाय 2 कर दिया, और 3.75 माइनस 2.7 कर दिए, तो ये आपको मिल रहा है 1.05। ठीक है, प्लस लास्ट 11.8 प्लस 12.4 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू कर देते हैं आप किससे? 4.35 लास्ट वाला माइनस 3.75, तो ये आपका आ रहा है 0.6। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 44.92। ये ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये यहाँ पे आप लोगों का क्लियर टॉपिक ही खत्म होता है। इसको मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन सानू? नहीं नहीं, क्वेश्चन है, थोड़ा सा थ्योरी है, उसके बाद आप लोग को मैं इसका जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला सब बता दूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है शाम। चलिए, ये आपका एरर एंड एक्यूरेसी। यहाँ से भी ना आपके गेट में क्वेश्चन बन जाता है। देखो, अगर हम बात करें एरर का, एरर मतलब क्या होता है? गलती। ठीक है, अगर हम बात करें एरर का, ठीक,
तो एरर आप कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है, दो पॉइंट है ए से बी, ठीक, इसको आपने किसी चीज से मेजर किया, मान लीजिए आपने चेन का यूज किया, आपने चेन यूज किया, ए से बी का आपने मेजरमेंट ले लिया। तो जो आप मेजरमेंट लेते हैं उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं क्या, मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं ना। जो आपने फील्ड में मेजरमेंट लिया और उससे जो आपको वैल्यू मिला उसको आप मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। लेकिन आप अगर आपसे कोई गलती हो गई है, एरर मतलब गलती हो गई आपसे, अब वो गलती किसी भी कारण से हो सकता है कि आपका ह्यूमन का एरर हो सकता है कि आपके इंस्ट्रूमेंट का एरर हो सकता है नेचुरल एरर हो, तो कुछ भी एरर हो सकता है। तो उसके कारण आपका जो वैल्यू है ए से बी का वो सही नहीं आएगा, मान लो, मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो आपको नहीं मिला फील्ड में, ठीक। तो अगर आपको एरर निकालना है कितने का गलती हुआ, तब कैसे निकालेंगे, जो भी आपने मेजरमेंट लिया, जो भी आपने मेजर्ड लिया, मेजर्ड वैल्यू में से अगर आप माइनस कर देंगे अपने ट्रू वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा, कितना गलती हुआ है आपको, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर, ठीक है, मिल जाएगा आपको एरर। तो एरर हमको निकालना है, अगर आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू है, तो आप उससे अपना कितना गलती हुआ है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। चलिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ एरर का, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ, यहाँ भी लिखा हुआ है ग्रॉस एरर जिसको हम मिस्टेक भी बोलते हैं, सिस्टमैटिक जिसको हम क्यूमुलेटिव एरर बोलते हैं, एक होता है आपका एक्सीडेंटल जिसको आप रैंडम एरर भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एरर के टाइप्स का, तो पहला हो जाएगा आपका ह्यूमन एरर। क्या हो जाएगा, ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर। ये क्यों होगा, जो भी सर्वेयर है, ये क्यों होगा, जो भी सर्वेयर की गलती के कारण होगा ये, ठीक। इसने मान लो पढ़ने में गलती कर दिया, हो सकता है रीडिंग पढ़ने में गलती कर दिया, या लिखने में गलती कर दिया, राइटिंग में गलती कर दिया, या फिर हियरिंग में गलती कर दिया। मान लो जो लिखने वाला सर्वेयर है वो अलग है, और जो आपका मेजरमेंट कर रहा है वो अलग है। तो अब जैसे मान लो कि आप और मैं सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने मान लीजिए बोला 2.1 और आपने गलती से लिख दिया 2.2 लिख दिया, फिर 2.3 लिख दिया, आपने, आपको 2.2 सुनाई दिया, मैंने 2.1 बोला था, या मैं 2.01 बोला, आपको 2.1 सुनाई दिया, ठीक है। तो आपसे रीडिंग में गलती, राइटिंग में गलती, हियरिंग में गलती, जो भी सर्वेयर जो सर्वे कर रहा है उससे हो सकता है। तो इसके कारण जो भी एरर आएगा वो आपका ह्यूमन एरर हो जाएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के एरर का, तो ये होगा आपके इंस्ट्रूमेंट का एरर। क्या हो जाएगा, आपके इंस्ट्रूमेंट का एरर। आपका इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है भाई। जैसे मान लो आपको जो चेन था, जैसे हम देखे थे ना कि चेन में क्या हो गया, आपका चेन आप मान के चलते 20 मीटर का चेन है आपका, लेकिन वो बांध पर चलता है आपको 20.1 का हो गया है, यानी कि 10 सेंटीमीटर वो लॉन्ग हो गया है, ठीक है, इलोंगेट हो गया है। तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, तो उसके कारण भी आपके जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, जो भी सर्वे कर रहे हैं, उसमें फॉल्ट आ सकता है, ठीक। तीसरे टाइप का अगर मैं एरर की बात करूं, तो ये हो जाएगा आपका नेचुरल एरर। कुछ नेचुरल कंडीशन की वजह से आपके पास क्या आ रही है, एरर आ रही है। तो इनको आप क्या, जैसे कि आपका रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन आप करेक्शन लगाते हैं ना, आपका अर्थ का जो कर्वेचर है, रिफ्रैक्शन हो जा रहा है, ठीक है, लोकल अट्रैक्शन हो जा रहा है। तो ये सब कैसे है, नेचुरल एरर है, इसको आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, ठीक। तो अगर बेसिक देखें तो आपके पास ये तीन टाइप के एरर आते हैं, ह्यूमन, इंस्ट्रूमेंट और नेचुरल, किसी भी सर्वे करने में, ठीक। क्लियर है क्या यहाँ तक। चलो, इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एरर की, तो उसमें और हमारे पास टाइप्स है कि ग्रॉस एरर जिसको हम मिस्टेक बोलते हैं, सिस्टमैटिक या फिर इसको हम क्यूमुलेटिव एरर बोलते हैं, और एक आपका होता है एक्सीडेंटल, इसको हम रैंडम एरर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूं आपको, तो ग्रॉस एरर या मिस्टेक में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेती हूँ। देख क्या लिखा हुआ है इसमें, दिस मिस्टेक अकर्स ऑन द पार्ट ऑफ सर्वे पर्सनल ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और carelessness. For example, if a surveyor reads the tape reading as 29.5 meter instead of 30 meter, then it is a mistake. ठीक है,
साफ साफ समझ में आ रहा है ग्रॉस एरर या मिस्टेक क्या बोलेंगे। ये मिस्टेक क्या हो सकता है, पूरे आपके सर्वे में नहीं होगा, किसी एक, ओके आपका इंस्ट्रूमेंट सब कुछ सही है, आपका मान लीजिए आप जब मेजरमेंट ले रहे हैं दो पॉइंट के बीच में, जब मेजरमेंट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है मेजरमेंट आप ले रहे हैं, तो जो जो भी सर्वेयर है उसके वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो बहुत केयरलेस है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब रीडिंग पढ़ रहा है वो, तो उसको 30 मीटर पढ़ने की जगह उसने 29.5 मीटर पढ़ लिया, तो ये तो उसकी गलती हो गई ना। तो ये सारे आपके सर्वे में नहीं, किसी किसी पार्ट में हो सकता है, तो ऐसे एरर को हम लोग ग्रॉस एरर या फिर मिस्टेक बोलते हैं, ठीक। अगर हम दूसरे टाइप के एरर की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सिस्टमैटिक या फिर क्यूमुलेटिव एरर। तो ये क्या होगा, these error are called as systematic because they always follow a definite pattern or a mathematical या फिर physical law. These error are of same magnitude and sign. This type of error makes the result either too large or too small. देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है ना, क्यूमुलेट होना मतलब जुड़ते जाना, या तो आपका वैल्यू से कि अगर आप रीडिंग पढ़ रहे हैं यहाँ से यहाँ, अगर आप में चेन में कोई गलती हो गई है, अगर आपका चेन 10 सेंटीमीटर से इलोंगेट हो गया है, मान लीजिए आपका चेन 10 सेंटीमीटर से क्या हो गया है, इलोंगेट हो गया है, ठीक आपका चेन। तो इससे जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो जितना आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, ये आपका ए है, यहाँ से बी है, तो आप एक चेन रखें, इसमें आपने 10 सेंटीमीटर गलती पढ़ लिया, इसमें आपने गलती पढ़ा 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब आपका जो वैल्यू है वो 10 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो या तो ये क्या करेगा, या तो बढ़ रहा है तो कम होगा, मतलब क्यूमुलेटिव है ये एरर। कैसा रहेगा, क्यूमुलेटिव है, इसका साइन सेम रहेगा, या तो ये पॉजिटिव ही रहेगा हर जगह, यहाँ एक पॉजिटिव पढ़ेंगे आप गलती, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ ही पॉजिटिव, यहाँ ही पॉजिटिव, यहाँ ही पॉजिटिव, और लास्ट में जो आपको जो गलती मिलेगा वो बहुत बड़ा गलती मिलेगा आपको। तो ऐसे एरर को हम लोग सिस्टमैटिक या फिर क्यूमुलेटिव एरर बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, जो भी आपका एरर या तो बहुत बड़ा हो जाता है या बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें एरर का, तो होता है आपका एक्सीडेंटल या रैंडम एरर। तो ये एरर कैसा होगा, मतलब मान लीजिए कोई आपको दो पॉइंट पढ़ना था, तो कहीं आप रीडिंग पढ़ने में आप ज्यादा पढ़ लिए, कहीं आप कम पढ़ लिए, तो प्रोबेबिलिटी चांसेस रहते हैं कि आपका कहीं आप पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, कहीं आप नेगेटिव गलती कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे का कैंसल आउट कर देंगे, तो आपको जो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो क्या हो जाएगा आपको, मतलब कि वो लगभग लगभग सही मिल जाएगा, क्योंकि आपने कुछ गलती पॉजिटिव पढ़ा, कुछ गलती आपने नेगेटिव पढ़ा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए। तो ऐसे गलती को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल या फिर रैंडम एरर बोलते हैं, या कंपनसेटिंग भी बोलते हैं ऐसे एरर को। क्लियर है, एक दूसरे को कंपनसेट कर ले रहा है, एक दूसरे का कर रहा है कंपनसेट कर ले रहा है, ठीक। तो ऐसे एरर क्या बोलते हैं हम लोग, कंपनसेटिंग एरर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें ना हम लोग कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करेंगे थ्योरी ऑफ एरर में, जैसे ट्रू वैल्यू आएगा, मेजर्ड वैल्यू आएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगा, तो वो सब क्या होता है देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पहला पॉइंट लिखा है ऑब्जर्वेशन, क्या लिखा हुआ है पहला पॉइंट, ऑब्जर्वेशन। देखो जो भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू फील्ड में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने फील्ड में मेजरमेंट लिया, तो उसको आप बोल रहे हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आपने कोई चीज को डायरेक्टली मेजर किया तो उसको आप बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अगर आप डायरेक्टली मेजर कर रहे हैं किसी वैल्यू को, तो आप क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और किसी इनडायरेक्ट तरीके से अगर आप किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं तो उसको आप बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। होता है ना, ए से बी कोई आपका डिस्टेंस है, ठीक, तो आपको ए से बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, लेकिन आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस आप नहीं निकाल सकते, आपके पास ये हाइट है और ये अगर स्लोप है, तो आप ये कैलकुलेट कर लेंगे ना वाला वैल्यू को ए से बी का। तो ये आप डायरेक्टली मेजर नहीं किए, आपने इनडायरेक्ट तरीके से निकाला, तो ऐसे को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू, दूसरा टर्म है ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज द वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन आफ्टर अप्लाई। देखो जब आपने ऑब्जर्वेशन किया फील्ड में, जो फील्ड में आपने वैल्यू लिया तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। अब उस ऑब्जर्वेशन में जब आपने क्या लगा दिया, करेक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है, करेक्शन अप्लाई कर दिया, तो जो आपको वैल्यू मिला उसको आप बोलेंगे अपना ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है। अब ये भी इंडिपेंडेंट हो सकता है, डिपेंडेंट, मतलब या तो हो सकता है किसी चीज पे डिपेंड करे या तो डिपेंड ना करे, ठीक। तीसरा आपके पास है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब ये, इसमें कोई, जब आपने कोई मेजरमेंट लिया उसमें कोई भी एरर नहीं है, वो जो क्वांटिटी है वो
किसी भी एरर से फ्री है, तो ऐसे वैल्यू को आप क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू बोलेंगे। लेकिन जब सर्वे करते हैं तो ये थोड़ा हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आपको एकदम एक्यूरेट आप हर चीज का मेजरमेंट लें, ठीक है। तो हर बार होता है ना कि कोई भी ट्रू चीज हमको नहीं मिलता है, उसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का एरर होता ही है, ठीक। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम लेकर चलेंगे ट्रू वैल्यू पे, ठीक है। ट्रू वैल्यू मतलब उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ऐसा क्वांटिटी को आप बोलेंगे ट्रू वैल्यू, ठीक। चलिए नेक्स्ट टर्म देखिए, एक आपका टर्म है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अब ये क्या होता है, इसको आप क्या बोलते हैं, एमपीवीवी बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है। ये क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विच हैज मोर चांस ऑफ बीइंग ट्रू देन एनी अदर वैल्यू। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू इज दस वेरी क्लोज बट नॉट इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी। अब देखो क्या है ये, अब ये क्या है देखिए, एमपीवी मतलब मोस्ट, देखो ट्रू वैल्यू तो क्या बोल दिया हम, ट्रू वैल्यू कैसा है आपका, हाइपोथेटिकल है, ठीक। वो आपको फील्ड में एक्यूरेट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एमपीवी क्या होता है, वो वैल्यू जिसका बहुत ज्यादा चांस है ट्रू होने का, मतलब ट्रू से बहुत नजदीक में है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई मेजरमेंट लिया फील्ड में, ठीक है, आपने कोई मेजरमेंट लिया फील्ड में, कोई पॉइंट यहां से मान लीजिए ए से बी, ठीक, कोई पॉइंट है, तो इसको मेजरमेंट लिया, एक मतलब बहुत मतलब दो तीन चार पांच सर्वेयर हैं, उन्होंने मेजरमेंट लिया। एक ने बोला कि इसका डिस्टेंस 5.1 मीटर है, दूसरे ने बोला कि 4.9 मीटर है, तीसरे ने बोला कि 5.2 मीटर है, चौथे ने बोला 5.3 मीटर है। ये चार मतलब चार अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिया गया, ठीक है। एक ने बोला 5.1, दूसरे ने बोला 4.9, तीसरे ने बोला 5.2, चौथे ने बोला 5.3 मीटर है ये। लेकिन ये इसका ट्रू जो वैल्यू है ना, इसका ट्रू वैल्यू कितना है, ये 5 मीटर है। मतलब जो सही था बिल्कुल वो 5 मीटर था। लेकिन जब जो सर्वेयर ने या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मान लो किसी ने चेन लिया, किसी ने टेप लिया, किसी ने ईडीएम लिया, किसी ने कुछ और दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया, इनवार टेप ले लिया, तो सबने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट मान लो यूज किया था मेजरमेंट करने के, तो सबका वैल्यू अलग अलग आया। लेकिन आपके इस वाले वैल्यू को आपको अगर निकालना है कि इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, तो आप कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास चार पांच रीडिंग होती हैं, वैल्यू निकालना है कितना हो, तब कैसे करते हो, मीन कर देते हो ना। तो बस मीन कर देंगे, क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे इसका, क्या कर देंगे, 5.1 प्लस 4.9 प्लस 5.2 प्लस 5.3 डिवाइड बाई 4 कर देंगे आप, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा 5.125। मतलब ये वैल्यू आपका क्या है, एमपीवी है। ये एक्चुअल 5 तो नहीं है, मतलब ट्रू वैल्यू तो नहीं होता, लेकिन इसके बहुत नजदीक होता है। ऐसे वैल्यू को आप क्या बोलते हैं, अपना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है क्या, एमपीवी। मतलब जिसका बहुत ज्यादा चांस है सही होने का, वो ट्रू वैल्यू तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चांस है सही होने का, मतलब ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक होता है। ऐसे वैल्यू को अपना क्या बोलते हैं, एमपीवी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आता है पास, ट्रू एरर क्या होता है, ट्रू एरर। तो जो भी आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, उसमें अगर आप ट्रू वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, क्या मिलता है आपको, ट्रू एरर मिलता है, ठीक। और एक और होता है आपके पास रेसिडुअल एरर, रेसिडुअल एरर। तो ये क्या होता है, जो भी आपकी एमपीवी है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, इसमें अगर आप ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं, तो आपको रेसिडुअल एरर मिल जाता है, ठीक है यहाँ तक। चलो अब एमपीवी में ही हमको थोड़ा सा आगे और देखना है। अगर आपको मान लो कोई तीन चार वैल्यू देगा और बोलेगा कि इसका एमपीवी निकाल, तो निकाल लेंगे ना। कोई आपको चार पांच वैल्यू दे दिया, मान लो बोला कि ए से बी आपने मेजरमेंट लिया, इतना 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 वैल्यू है, इसका एमपीवी क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप क्या कर देंगे, उसका मीन निकाल देंगे, मतलब एवरेज कर देंगे, या तो एवरेज बोलो या तो मीन बोलो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब एमपीवी में ही थोड़ा सा और हमको देखना है, क्योंकि उसी से आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये लॉ ऑफ वेट इसको आगे देखेंगे, थोड़ा सा पेज लेती हूँ। चलो देखो, अब हम बात करते हैं एमपीवी का, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एमपीवी, ठीक है।
देखो इसको ना हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ये लीस्ट स्क्वायर के बेसिस पे ये कैलकुलेट हम लोग इसको करते हैं आगे। अब ये ना एक थोड़ा सा प्रिंसिपल है लीस्ट स्क्वायर का, जिससे अब एमपीवी का हम लोग डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा लिख देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इसमें क्या बोलता है, एमपीवी, एमपीवी is that value of quantity, is that for which sum of error is, for which sum of square of error, for which sum of square of error is least। ये आपका प्रिंसिपल हो गया लीस्ट स्क्वायर का। बेसिकली यहाँ से आपको बस ये याद करना है एक फॉर्मूला। अगर आपको किसी के लिए एमपीवी निकालना है, एमपीवी को मैं अभी के लिए डिनोट कर रही हूँ एक्स बार से, ये आपकी एमपीवी है। अगर आपके पास रैंडम कोई वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 एंड सो ऑन xn तक है, इसके लिए अगर आपको एमपीवी निकालना, तो कैसे निकालेंगे, सिम्पल कर दोगे आप x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन आगे तक xn तक, डिवाइडेड बाय कर देंगे आप n, तो आपका क्या आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे क्या दे देगा, यहाँ पे आपके पास वैल्यू तो देगा, इसके साथ इसका वेट दे देगा। क्या दे देगा, वेट दे देगा। अभी वेट क्या होगा आगे आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रैंडम आपके पास वैल्यू है, एक्स है, एक मैं एग्जांपल ये ली एमपीवी का, हम दूसरा बात कर रहे हैं। ठीक, एक वाली x1 है, x2 है, x3 है और x4 है। इसका वेट मान लीजिए W1 है, इसका वेट W2 है, इसका वेट W3 है, इसका वेट W4 है। अगर मेरे को इसके लिए एमपीवी निकालना होगा कि इसका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा ये, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस x4 W4, जितना भी आगे तक रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा आपका W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड आगे सो ऑन। क्लियर है क्या, ये वेटेड एवरेज मीन है। ये कौन सा है, इसमें आपके पास वेट है, W क्या है आपका वेट, ये वेट क्या होता है आगे बताऊंगी। W क्या है यहाँ पे, वेट में लिख देती हूँ, यहाँ पे W क्या है आपका वेट है। क्लियर है क्या, अगर आपके पास सिंपल टर्म्स रहेंगे, अगर आपको एमपीवी निकालने बोले तो आप एवरेज कर देंगे। अगर आपका वैल्यू, उस वैल्यू का कुछ वेट भी दिया रहेगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, उसमें x1 W1 प्लस x2 W2 करके भी आप सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से एमपीवी निकाल सकते हैं आप, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्लियर है क्या, चलिए अब ये वेट क्या होता है आगे बताती हूँ मैं आपको। अगर हम बात कर रहे हैं वेट का, या कॉन्सेप्ट क्या है वेट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा, हम्म, यही यही है। चलो, देखो क्या लिखा हुआ है, वेट होता क्या है, तो वेट ऑफ अ क्वांटिटी इंडिकेट्स द प्रिसीजन ऑफ द क्वांटिटी विद इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इन अदर वेट वर्ड्स इट रिप्रेजेंट द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब आपने कितने
कितना सही, कितना प्रिसाइजली, कितने प्रिसीजन से आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया है, वो आपका वेट बताता है। ठीक, ग्रेटर द वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, ग्रेटर इज द प्रिसीजन with which the quantity is measured. Weights are expressed in terms of natural number. weight को आप नेचुरल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं, उसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे होती है। ठीक है, जितना आपका वेट बढ़ते जाएगा उतना आपने, इसका मतलब है कि प्रिसाइजली आपने क्या किया है, काम किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं लेके चल रही हूँ, मान लीजिए आपने कोई एक मेजरमेंट लिया, इसको आप बोल रहे हो एक्स, x1 मेजरमेंट, एक आपने लिया x2 मेजरमेंट, एक आपने लिया x3 मेजरमेंट। ठीक, x1 को आपने मेजर किया, मान लीजिए चेन से मेजरमेंट किया, x2 को आपने किया टेप से मेजरमेंट, और x3 जो भी मेजरमेंट आपने किया ईडीएम से किया है आपने। ईडीएम समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक, आप डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का आपके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप ईडीएम बोलते हैं। ठीक, तो मान लीजिए इसका वेट आपका आया W1, इसका वेट को आप बोलो W2, इसका वेट को आप बोलो W3। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब आप मेरे को खुद बताओ, आप चेन से मेजरमेंट करोगे, टेप से करोगे, या ईडीएम से करोगे, सबसे ज्यादा प्रिसाइज रिजल्ट किसमें मिलेगा आपको? 1 2 3 किसमें मिलेगा? किसमें मिलेगा आपको प्रिसाइज रिजल्ट? सबसे ज्यादा प्रिसीजन किसमें मिलेगा आपको? या आप बता दो सबसे ज्यादा एरर किसमें मिलेगा आपको? हाँ, जैसे विकी बोल रहे हैं ईडीएम में मिलेगा। तो सबसे, अगर मैं बात करूं प्रिसीजन का, प्रिसीजन का, तो इसका सबसे हाई होगा, और प्रिसीजन, इन तीनों में हम कंपैरिजन करें तो इसका सबसे कम होगा। होगा ना? हाँ। अगर मैं बात करूं एरर का, तो इसमें सबसे ज्यादा एरर होगा और इसमें सबसे कम एरर होगा। होगा? ठीक। अगर मैं बात करूं वेट का, वेट का, तो वेट ज्यादा किसका होगा आपका? क्या लिखा है? वेट ग्रेटर इज द प्रिसीजन। वेट ग्रेटर द वेट, मतलब जितना आपका वेट बढ़ेगा आपका प्रिसीजन उतना बढ़ेगा, मतलब इसका वेट क्या होगा आपका? ज्यादा, इसका वेट क्या होगा आपका? कम होगा। वेट जितना आपका बढ़ते जाएगा, अगर मैं किसी, इसके लिए बोल रही हूँ 1 है इसका वेट, इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 3 है, तो ज्यादा प्रिसाइज कौन है? अगर आपको ये लिखा भी नहीं हुआ है, अगर आपको वेट आप देख रहे हैं, तो इससे भी आप बोल सकते हैं कि जो आपका तीसरा वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये ज्यादा प्रिसाइज है। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि जो वेट होता है आपका इनवर्स होता है किसके? एरर के। एरर जितना बढ़ेगा वेट आपका उतना क्या होगा? कम होगा। एरर आपका कम होगा तो वेट आपका ज्यादा होगा। बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना? चलिए, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया वेट क्या होगा? देखो, अब उसमें और अगर मैं लिख के बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, कोई आपने ऑब्जर्वेशन लिया, एक्स मान लीजिए, इसका वेट 1 है। कोई आपने एक्स का, इसी का सेम ए से बी आपने मेजरमेंट कर रहे हो। ठीक, इसका वेट आप बोल रहे हो 2 है। इसका क्या, इसका मतलब क्या है कि जो आपका दूसरा वाले, पहला फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, आपका सेकंड ऑब्जर्वेशन है, तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, जो सेकंड ऑब्जर्वेशन है आपका, ट्वाइस, दुगुना क्या है? ट्वाइस आपका क्या है? करेक्ट है, या ट्वाइस प्रिसाइज है आपका, प्रिसाइज, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। तो जितना आपका वेट बढ़ते जाता है उतना आप प्रिसाइज वर्क करते जाते हैं, आपका एरर उतना कम होते जाता है। ठीक, क्लियर है? यही बहुत एक बेस्ट एग्जांपल है। देखो, यहाँ चेन है, यहाँ टेप है, यहाँ ईडीएम है, तो चेन में तो क्या मिलेगा? प्रिसीजन बहुत यहाँ पे कम होगा, ईडीएम में प्रिसाइज बहुत ज्यादा होगा, एरर यहाँ पे कम मिलेगा, यहाँ पे एरर आपको ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब वेट यहाँ पे क्या होगा आपका? कम होगा, यहाँ पे वेट आपका ज्यादा होगा। ठीक, जितना आपका वेट बढ़ते जाता है उतना आपका जो काम है उतना आप मतलब ग्रेटर प्रिसीजन से कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, चलो वेरी गुड। अब यहाँ पे ना सर्टन आपके पास लॉ होते हैं, वो आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है।
लॉ ऑफ वेट। बहुत आसान है, ठीक। अगर मान लीजिए एक आपका जो पहला जो लॉ है, ठीक, वो किसके लिए, आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए है। क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो एक मैं लिख रही हूँ टर्म यहाँ पे, जो भी आपको रिजल्ट मिलना है, और इसका इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा। एक हम बात करते हैं एडिशन का, और दूसरा बात करते हैं सब्सट्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, ठीक। जैसे मान लो कोई वैल्यू है, दो वैल्यू है, ठीक। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.